क्या हो अगर किसी देश के परिवारों का मूल ढांचा जमीन के मालिकाना हक के नियम और लोगों के धार्मिक सोच, मतलब ये सब कुछ महज 5 सालों के भीतर पूरी तरह से फिर से लिख दिया जाए। ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा बदलाव बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा था, जो आधुनिक भारत के सामाजिक ताने बाने को जड़ से बदल सकता था। लेकिन 6 दिसंबर 1956 की एक सर्द रात को एक शांत मौत ने उस सामाजिक क्रांति के पहियों को अचानक रोक दिया। मतलब जो काम पूरा होना था वो अधूरा रह गया। सही बात है। और जब हम इतिहास के पन्नों और उन कानूनी मसौदों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो ये बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि 1956 का वो दिन कोई पूर्ण विराम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़े अधूरे वाक्य के बीच लगा एक अल्प विराम था। उस समय के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और जो संसदीय बहसों के रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर उस क्रांति के मुख्य सूत्रधार को अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाता, तो आज की जमीनी हकीकत कितनी अलग होती, है ना? बिल्कुल एकदम अलग होती। और आज की इस गहन चर्चा का, या कह लीजिए इस डीप डाइव का मुख्य विषय ठीक यही है। हमारे सामने आज ऐतिहासिक दस्तावेजों, कानूनी नोट्स और महड़ सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के विवरणों का एक बहुत ही विस्तृत स्टैक है। हाँ, काफी सारे दस्तावेज हैं हमारे पास। और इन स्रोतों के जरिए हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मृत्यु के संदर्भ और उनके उस अधूरे सामाजिक रूपांतरण का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए समानता का उनका जो नजरिया था, वो किन तंत्रों या मैकेनिज्म्स के जरिए काम करने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि वे 1956 के बाद महज 5 साल और जीवित रहते, यानी 1961 तक, तो समाज का रूप क्या होता? बिल्कुल। लेकिन चर्चा में और गहराई तक जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और नीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं ना, उनमें अत्यंत गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विचार निहित हैं। हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल पूरी निष्पक्षता के साथ मूल सामग्री में मौजूद तथ्यों, उनके पीछे के तर्कों और उनके संभावित प्रभावों को डिकोड कर रहे हैं। बस तथ्यों पर बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और उस घटना से शुरू करते हैं जिसने इस ऐतिहासिक यात्रा को रोका। 6 दिसंबर 1956। मैंने पढ़ा है कि चिकित्सा के दस्तावेज बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लंबे समय से गंभीर मधुमेह यानी डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे। उनका स्वास्थ्य काफी समय से गिर रहा था। और उनका निधन नींद में हुआ। मतलब बाहर से देखने पर यह एक बहुत ही शांत अंत लगता है, कोई शोर शराबा नहीं। वो अपने जीवन के सबसे सक्रिय वैचारिक चरण में थे। उनका निधन एक ऐसे जन आंदोलन का रुकना था जो सीधे तौर पर हजारों सालों से चले आ रहे सत्ता के एकाधिकार को चुनौती दे रहा था। समझ रहा हूं। उनका जाना केवल एक राजनेता या विद्वान का जाना नहीं था, ये तो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए गढ़े जा रहे कानूनी और मानसिक हथियारों के कारखाने का अचानक बंद हो जाना था। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक शांत मौत और एक शोरगुल भरी क्रांति का अचानक रुक जाना। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी विशाल और भव्य इमारत के मुख्य वास्तुकार या आर्किटेक्ट को इमारत का ढांचा खड़ा करने के बाद अचानक बीच में ही काम छोड़ना पड़े। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। इमारत का ढांचा तो बन गया, लेकिन जो अंदर का काम था, जो फिनिशिंग थी, वो अधूरी रह गई। और अगर हम उन अधूरे पड़े कानूनी हथियारों की बात करें, तो दस्तावेजों में सबसे प्रमुखता से जो चीज उभर कर आती है वो है हिंदू कोड बिल। मतलब अक्सर जब इतिहास में इसकी चर्चा होती है तो इसे केवल एक सामाजिक सुधार कहकर समेट दिया जाता है। हाँ, जो कि बहुत ही सतही नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन मसौदों को करीब से देखने पर समझ आता है कि ये तो पूरे पारिवारिक ढांचे की गणित को ही बदलने वाला था। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये बिल असल में काम कैसे करता और ये उस समय इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया था। यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि हिंदू कोड बिल कोई सामान्य सुधार नहीं था। ये पितृसत्ता की जड़ों पर किया गया एक सीधा और अचूक प्रहार था। पितृसत्ता पर प्रहार, वो कैसे? देखिए, उस समय तक पारंपरिक कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था। विवाह और तलाक के मामलों में भी भारी असमानता थी। इस बिल का मैकेनिज्म ये था कि ये जन्म के आधार पर संपत्ति के अधिकार को खत्म कर रहा था।
जैसे वो मिताक्षरा कानून में होता था। बिल्कुल। उसे खत्म करके ये बिल बेटे और बेटी दोनों को पिता की संपत्ति में पूर्ण और समान अधिकार देने की वकालत कर रहा था। और इसके अलावा ये महिलाओं को अपनी मर्जी से विवाह खत्म करने यानी तलाक का कानूनी अधिकार दे रहा था। जो कि उस समय के समाज के लिए अकल्पनीय रहा होगा। एकदम अकल्पनीय। तो मूल रूप से ये केवल महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति का मामला नहीं था, बल्कि ये परिवार के भीतर आर्थिक सत्ता मतलब इकोनॉमिक पावर के हस्तांतरण का मामला था। क्योंकि जब आप किसी को संपत्ति का अधिकार देते हैं तो आप उसे निर्णय लेने की ताकत देते हैं। सटीक बात। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट रूप से मानते थे कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। और जब ये बिल संसद में पेश हुआ ना, तो इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। समाज का एक बहुत बड़ा और रूढ़िवादी वर्ग इसे अपनी परंपराओं पर सीधे हमले के रूप में देख रहा था। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान करता है। जब मैं उस दौर की संसदीय बहसों और अखबारों के विरोध को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा समाज ही इस बदलाव के खिलाफ खड़ा था। हाँ, विरोध तो बहुत व्यापक था। तो क्या वे समय से बहुत आगे की बात नहीं कर रहे थे? मतलब क्या उन्हें ये नहीं लगा कि समाज को पहले मानसिक रूप से इस बदलाव के लिए तैयार किया जाना चाहिए और उसके बाद कानून लाया जाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यही उनकी कार्यशैली का सबसे बड़ा विरोधाभास और उनकी ताकत नजर आती है। वो कभी भी समाज के तैयार होने का इंतजार करने में विश्वास नहीं रखते थे। अच्छा, इंतजार क्यों नहीं? उनका तर्क था कि अगर आप समाज के तैयार होने का इंतजार करेंगे तो जो शोषित वर्ग है वो सदियों तक शोषित ही रहेगा। उनका मानना था कि प्रगतिशील कानून स्वयं समाज को नई दिशा देने और पुरानी सोच को तोड़ने का काम करते हैं। मतलब कानून पहले आए और समाज उसे देखकर बदले। बिल्कुल। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण उनका इस्तीफा है। हाँ, वो वाकया मैंने पढ़ा। जब हिंदू कोड बिल को संसद में भारी विरोध के कारण रोक दिया गया और उसे टुकड़े टुकड़े करके पास करने की बात हुई तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये महज एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये इस बात की जिद थी कि महिलाओं के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वो वाकया वाकई उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। अपनी बात मनवाने के लिए देश के कानून मंत्री के पद को छोड़ देना, वो भी सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो अगर हम अपने वो 5 साल और वाले वैचारिक प्रयोग को यहाँ लागू करें तो क्या तस्वीर बनती है? अगर वो 1961 तक पूरी राजनीतिक सक्रियता के साथ मौजूद रहते तो इस मोर्चे पर क्या बदलाव आ सकता था? अगर उनके पास 5 अतिरिक्त वर्ष होते तो वे निश्चित रूप से संसद के बाहर एक राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन खड़ा कर देते। एक मास मूवमेंट। हाँ, वे महिलाओं को संगठित करते और उस प्रतिरोध को तोड़ते जो समाज में गहराई तक बैठा था। परिणाम ये होता कि भारत का पारिवारिक कानून बिना किसी समझौते के अपने सबसे मूल और सशक्त रूप में लागू हो जाता। तो आज का परिदृश्य कैसा होता? आज आधुनिक भारत में हम जिस लैंगिक समानता या जेंडर इक्वालिटी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं ना, उसकी जमीन 1950 के दशक में ही इतनी मजबूत हो जाती कि आज भारत का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह से अलग और कहीं अधिक उन्नत होता। ये तो हुई घर के भीतर की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हाशिए पर खड़े अन्य वर्गों जैसे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की ओर देखते हैं तो समझ आता है कि उनकी क्रांति का दायरा कितना विशाल था। हाँ, उनकी दृष्टि केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में महाड़ सत्याग्रह का जिक्र बार बार आता है। अक्सर इसे इतिहास की किताबों में बस पानी पीने के अधिकार के आंदोलन के रूप में पढ़ाया जाता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही संकीर्ण परिभाषा है। एकदम। चलिए इसे एक रूपक के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आज के दौर में इंटरनेट एक बुनियादी जरूरत है। अगर कोई एक टेक कंपनी इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर ले और तय करे कि कौन इसका इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं, तो हम उसे मोनोपोली या एकाधिकार कहेंगे। और फिर सरकारें उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए कानून लाती हैं। क्या महाड़ का आंदोलन उस समय के प्राकृतिक संसाधनों पर बनी सामाजिक मोनोपोली को तोड़ने का एक सीधा प्रयास नहीं था? ये इंटरनेट मोनोपोली का रूपक यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। महाड़ के चावदार तालाब का मुद्दा सिर्फ प्यास बुझाने का नहीं था। पानी प्रकृति की देन है। बिल्कुल, उसमें सबका हक है। तो जब समाज का एक शक्तिशाली वर्ग समाज के दूसरे वर्ग को उस सार्वजनिक पानी को छूने से रोकता है तो वो असल में पानी नहीं बचा रहा होता,
वह एक सिस्टम बना रहा होता है। एक मैकेनिज्म। हाँ, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके जरिए हर रोज, हर पल ये याद दिलाया जाता है कि तुम इस समाज में दोयम दर्जे के हो। ये गरिमा और मानवीय अधिकारों को कुचलने का एक सुविचारित तरीका था। तो ये मोनोपोली तोड़ने की शुरुआत थी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर का ये सत्याग्रह उसी मोनोपोली, उसी एकाधिकार को ध्वस्त करने की शुरुआत थी। मंदिर प्रवेश के आंदोलन भी ठीक इसी तर्ज पर थे। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों से एकाधिकार को खत्म करना। और दस्तावेजों में एक और बहुत बारीक लेकिन बेहद जरूरी अंतर स्पष्ट किया गया है। मैंने देखा कि वे जाति व्यवस्था में सुधार नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन वैचारिक रूप से इनमें जमीन आसमान का अंतर है ना? बिल्कुल। ये अंतर समझना ही उनकी पूरी राजनीति का मूल है। सुधार का मतलब है कि आप एक सड़ी हुई इमारत की दीवारों पर नया पेंट कर रहे हैं, दरारों को भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो थोड़ी बेहतर दिखे। ऊपर ऊपर से सजाना। हाँ, लेकिन विनाश का मतलब है उस सड़ी हुई नींव को ही डायनामाइट लगाकर उड़ा देना और एक नई जमीन तैयार करना। वे उस पूरी व्यवस्था को ही खत्म करना चाहते थे जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानती है। तो अगर हम सोचें कि वे 1961 तक रहते, तो इस विनाश की प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए वे क्या तंत्र विकसित करते, विशेषकर आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए? उनके पास इसका एक बहुत ही स्पष्ट खाका था। सबसे पहले आरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए वे एक अधिक वैज्ञानिक और डेटा आधारित तंत्र बनाते। डेटा के आधार पर? हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रतिनिधित्व सही मायनों में उन तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आदिवासियों के लिए? आदिवासियों के संदर्भ में जो जंगल और जमीन से गहरे जुड़े हुए हैं, वे वन अधिकार कानूनों को बहुत पहले ही एक ठोस कानूनी रूप दे चुके होते। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शायद जमीन के बंटवारे में आता। जमीन का बंटवारा? हाँ, देखिए, उस समय भारत पूरी तरह से कृषि प्रधान देश था। वे जानते थे कि गांव में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास जमीन होती है। बिल्कुल। तो अगर वे 5 साल और रहते तो वे त्वरित भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स लागू करवाने के लिए अभूतपूर्व दबाव बनाते, ताकि भूमिहीन मजदूरों और किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिल सके और ग्रामीण भारत में सत्ता का समीकरण बदल सके। रुकिए, मैं यहाँ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जमीन का बंटवारा, एकाधिकार को तोड़ना, संपत्ति पर अधिकार, ये सब तो मूल रूप से अर्थव्यवस्था के विषय हैं। बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सामाजिक दृष्टि असल में एक बहुत गहरी आर्थिक दृष्टि पर टिकी हुई थी। समाज को बदलने के लिए वे पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलना चाह रहे थे। एकदम सही। और यहीं पर स्रोतों में दर्ज उनकी एक बहुत ही गंभीर और प्रसिद्ध चेतावनी सामने आती है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समानता और सामाजिक असमानता एक साथ नहीं चल सकती। ये बहुत गहरी बात है। रूप से एक बहुत बड़े उद्योगपति के वोट की कीमत और एक गरीब मजदूर के वोट की कीमत बिल्कुल बराबर हो गई। ये राजनीतिक समानता है। हाँ, पोलिंग बूथ पर सब बराबर हैं। लेकिन उन्होंने आगाह किया कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अभी भी एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे हैं। समाज में ऊंच नीच है और अर्थव्यवस्था में भयानक गैरबराबरी है। तो इसका नतीजा क्या होता है? उनका स्पष्ट मानना था कि अगर इस विरोधाभास को जल्दी खत्म नहीं किया गया तो जो लोग इस भयानक आर्थिक और सामाजिक असमानता के शिकार हैं, वे एक दिन उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही उड़ा देंगे जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया है। बाप रे! तो इस खतरे को टालने और इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए उनके पास आर्थिक समाधान क्या था? वे इसे कैसे लागू करना चाहते थे? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका समाधान था उनका स्टेट सोशलिज्म या राज्य समाजवाद का मॉडल। स्टेट सोशलिज्म? हाँ, वे केवल एक संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए एक बेहद उच्च स्तर के अर्थशास्त्री भी थे। ये तो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। बिल्कुल। इस मॉडल का मैकेनिज्म ये था कि वे चाहते थे कि देश के सभी प्रमुख और बुनियादी उद्योग, बीमा क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण कृषि राज्य के नियंत्रण में हो। कृषि भी? हाँ, कृषि को एक राज्य उद्योग के रूप में चलाया जाए, जहां जमीन पर राज्य का स्वामित्व हो और उसे गांव के लोगों को बिना किसी जातिगत भेदभाव के पट्टे पर खेती करने के लिए दिया जाए। उनका तर्क था कि अगर बुनियादी संसाधन निजी हाथों में छोड़ दिए गए
तो वे फिर से मोनोपोली बना लेंगे। और फिर शोषित वर्ग हमेशा आर्थिक रूप से गुलामी रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन जरा ठहरिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं, जहां लोगों को वोट देने की आजादी है, और दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि जमीन, उद्योग और बीमा सब कुछ राज्य यानी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। क्या ये व्यवस्था पूरी तरह से तानाशाही या अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ नहीं ले जाती? लोकतंत्र और इतना कड़ा सरकारी नियंत्रण एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो बिंदु है जहां उनकी बौद्धिक प्रतिभा सबसे ज्यादा चमकती है। डॉक्टर अंबेडकर इस खतरे से भली भांति वाकिफ थे। वे नहीं चाहते थे कि ये स्टेट सोशलिज्म संसद में बैठे किसी साधारण बहुमत के फैसले पर निर्भर रहे। क्यों? क्या दिक्कत थी उसमें? क्योंकि सरकारें तो हर 5 साल में बदल सकती हैं, है ना? अगर कोई पूंजीवादी सरकार सत्ता में आई तो वो इन नीतियों को तुरंत पलट देगी। हाँ, ये तो राजनीति का नियम है। इसलिए उनका मैकेनिज्म ये था कि स्टेट सोशलिज्म के इस आर्थिक ढांचे को सीधे संविधान के कानून का हिस्सा बना दिया जाए। ओह, तो उसे बदला नहीं जा सकता आसानी से? बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि लोगों के पास संसदीय लोकतंत्र के जरिए अपनी सरकार चुनने की पूरी आजादी होगी। एक व्यक्ति एक वोट काम करेगा, लेकिन जो भी सरकार सत्ता में आएगी उसे संविधान में दर्ज उस समाजवादी आर्थिक ढांचे के भीतर ही काम करना होगा। कमाल का विचार है ये। वे असल में आर्थिक तानाशाही को रोके रखते हुए लोकतांत्रिक आजादी को बचाना चाहते थे। ये सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी की उनकी मूल परिकल्पना थी। ये तो हार्डवेयर की बात हो गई, कानून, नीतियां और अर्थव्यवस्था। लेकिन किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बिल्कुल। और इंसान का सॉफ्टवेयर है उसका दिमाग, उसकी सोच। और यहीं पर 1956 में उनका बौद्ध धर्म अपनाना इतिहास का एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट बन जाता है। दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये स्पष्ट होता है कि यह कदम केवल एक ईश्वर को छोड़कर दूसरे के आगे सिर झुकाने का मामला तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। 1956 में उन्होंने जिस आंदोलन की शुरुआत की उसे नवयान बौद्ध धर्म कहा गया। नवयान का अर्थ है नया मार्ग या नया वाहन। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि केवल कानून बनाकर आप लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते। जब तक इंसान के दिमाग में ये भरा रहेगा कि उसकी खराब स्थिति उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तब तक वो विद्रोह कैसे करेगा? वो तो अपनी किस्मत मानकर बैठ जाएगा। सही कहा। नवयान बौद्ध धर्म उस पुरानी रूढ़िवादी सोच के ढांचे को पूरी तरह से नकारने का मैकेनिज्म था। इसमें अंधविश्वास, कर्मकांड और जन्म के आधार पर तय होने वाली ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये किस पर आधारित था? यह प्रज्ञा यानी बुद्धि या तर्क, करुणा यानी दया और समता यानी समानता पर आधारित था। यह लोगों को उनके भीतर गहराई तक बैठाई गई हीन भावना से मुक्त करने की एक विशाल मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्रांति थी। जरा सोचिए, 1956 में नागपुर में लाखों लोगों के साथ उन्होंने ये कदम उठाया और उसके कुछ ही हफ्तों बाद उनका निधन हो गया। अगर वे 1961 तक जीवित रहते तो ये नवयान आंदोलन किस पैमाने पर पहुंच जाता? ये कल्पना ही रोमांचित करने वाली है। 5 वर्षों में यह आंदोलन केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहकर पूरे देश में एक वैचारिक सुनामी बन सकता था। बिल्कुल। वे इसका एक बहुत मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार कर देते। करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से मानसिक गुलामी झेल रहे थे, वे एक नए, तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच वाले समाज का हिस्सा बन जाते। उनका जो सामाजिक लोकतंत्र का सपना था, वो केवल किताबों में न रहकर लोगों की रोजमर्रा की जीवन शैली में ढल जाता। ये सारी चर्चा ये दिखाती है कि एक अकेला व्यक्ति अपने दिमाग में समाज के हर हिस्से, मतलब महिलाओं के अधिकार, जमीन का बंटवारा, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण और इंसान की सोच, इन सबको एक साथ बदलने का कितना विशाल ब्लूप्रिंट लेके चल रहा था। सही में ये एक अभूतपूर्व विजन था। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। उनका समय 1956 में पूरा हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि उन पुराने दस्तावेजों और उनके अधूरे रह गए सपनों से आज की पीढ़ी क्या सीख ले सकती है? हमें क्या विचार करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसका जवाब उनके उस बेहद प्रासंगिक और सशक्त नारे में छिपा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हम आज के परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं
तो ये साफ दिखता है कि चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। जातिगत भेदभाव के तरीके शायद बदल गए हैं, लेकिन वो आज भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और कार्यस्थलों पर लैंगिक असमानता के आंकड़े आज भी बहुत चिंताजनक है। शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में गैर बराबरी की खाई आज भी गहरी है। तो फिर आशा की किरण क्या है? आशा की किरण ये है कि इन सब के बावजूद जो ढांचा उन्होंने तैयार किया वो आज भी बहुत मजबूत है। आज के युवा पहले से कई अधिक जागरूक हैं। वे तार्किक सवाल पूछ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये तो है। उनकी विरासत ये सिखाती है कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी किसी एक मसीहा की नहीं होती। शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा और धारदार हथियार है, और इसका इस्तेमाल करके समाज का हर व्यक्ति समानता लाने में अपना योगदान दे सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम इस चर्चा से क्या लेकर जाएं? हमारे पास दस्तावेजों में दर्ज डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही गहरा और विचारणीय वाक्य है। उन्होंने कहा था, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का दस्तावेज है। बहुत ही शक्तिशाली विचार है ये। बिल्कुल। और इस विचार मंथन के अंत में ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सुनने वालों के लिए मेरा यह विचार है कि उस महान विचारक ने समानता, न्याय और बंधुत्व की जिस इमारत का नक्शा तैयार किया था, क्या आज के समय में हम उस जीवन के दस्तावेज को वाकई अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने घरों की चार दीवारी के भीतर और अपनी निजी सोच में लागू कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। या फिर हमने अपनी सहूलियत के लिए इस विचार को सिर्फ अदालतों की फाइलों, वकीलों की लंबी बहसों और साल में एक दो बार होने वाले आयोजनों तक ही समेट कर रख दिया है? ढांचा तो आज भी मजबूती से खड़ा है, लेकिन क्या उसके भीतर का जीवन वैसा ही न्यायपूर्ण बन पाया है जैसी कल्पना की गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से लगातार पूछते रहना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।